नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब की बार सशर्त सरकार। जी हां, चुनावी नतीजों के बाद जो परिणाम सामने आए हैं और जिन आंकड़ों के साथ बीजेपी तीसरी पारी शुरू करने की तैयारी में है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों के भीतर मोदी सरकार के पुराने मुद्दों पर नई मजबूरी के सवाल उठने लगे हैं। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी को 240 सीटों का जनादेश मिला है। वहीं एनडीए का आंकड़ा 293 पर आकर रुका। इस आंकड़े के साथ सरकार बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन असल परेशानी गठबंधन की सरकार में अलग अलग पार्टियों की सीटों की ताकत को लेकर है। और यही छोटी छोटी ताकतें मोदी सरकार के पुराने बड़े एजेंडों पर फुल स्टॉप लगाने की ताकत रखती हैं। 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार को मौका दिया। चुनावी नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें गठबंधन सरकार की बड़ी मजबूरी बन गई। सरकार बनने से पहले ही मोल भाव का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही मजबूत हुआ विपक्ष मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी भी करने लगा। 2024 में भले ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हों, लेकिन एक बात क्लियर है कि चुनाव नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्री हैंड रहने की आज़ादी छीन ली है। अभी तक 14 और 19 में बहुमत की सीढ़ियों पर सवार बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए और चौंकाने वाले भी फैसले लिए, लेकिन इस बार स्थिति ये है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सत्ता पक्ष के भीतर ही टकराव बने रहने की आशंका बनी रहेगी। इस चुनाव में अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसे विपक्ष ने जमकर भुनाया। 2 साल पहले जब 2022 में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था, विवाद उसी वक्त से तेज हो गया था। इस मुद्दे को चुनाव में भी बड़े जोर शोर से उठाया गया। आपको बता दें कि 2022 में केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इस वक्त भी इस योजना का कड़ा विरोध किया था। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाया और कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसे रद्द कर देंगे। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद बीजेपी और उसके नेता इस योजना का बचाव करते रहे हैं। लेकिन चुनावी नतीजों से यह समझा जा सकता है कि इस मुद्दे को विपक्ष ने बड़े स्तर पर भुनाया, जिसका अच्छा खासा असर वोटर्स पर पड़ा। अग्निवीर योजना पर उखड़ रहे बीजेपी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की समीक्षा किए जाने की मांग तक उठा दी है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। आइए आपको सरल शब्दों में बताते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। दरअसल इसके तहत सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के इच्छुक 17.5 से 21 साल के युवाओं को कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस के तहत चयन हुए अभ्यर्थियों की 4 साल के लिए भर्ती होगी। सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए चुने गए युवाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया। इस योजना के नियम के मुताबिक 4 साल का वक्त पूरा होने के बाद योग्यता और काम के आधार पर 25% अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और 4 साल का समय पूरा होने के बाद 75% अग्निवीरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और यही नियम पूरे विवाद की बड़ी वजह बन गई। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था दी जानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अपनी दूसरी पारी में मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर देश भर के किसानों की एकजुटता और विपक्षी हमलों का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर गंभीर हुए कि मोदी सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन चुनावों से पहले पंजाब, हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर मोर्चा खोला। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग को लेकर किसान कई महीनों से सड़क पर है। चुनाव के वक्त भी बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को किसानों की नाराजगी और सवालों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जनता के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किसान आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी।
इस बार जेडीयू के समर्थन से सरकार बना रही बीजेपी के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी देना मजबूरी बनेगा, या फिर बीजेपी किसानों की मांगों को दरकिनार करके सहयोगी पार्टियों को नाराज करेगी। यही वजह है कि मुद्दों की गर्मा गर्मी को देखते हुए विपक्षी दल अभी से मोदी सरकार के नहीं चल पाने की भविष्यवाणी करने लगे हैं। नीतीश कुमार जी पर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भरोसे पर खड़े उतरे चंद्रबाबू नायडू ने, और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी, उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक रहा तो अब 2024 के बाद अगला आम चुनाव 2029 में होना है, लेकिन उससे पहले परिसीमन का मुद्दा एनडीए सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2025 के बाद देश में नया परिसीमन लागू होगा। नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900 नए सांसद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 543 सीट से 900 सीटें जो बढ़ेंगी, उनमें 80% से अधिक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेंगी, और दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व उस अनुरूप नहीं बढ़ेगा। और इसका बड़ा असर राष्ट्रीय राजनीति पर देखने को मिल सकता है, और इससे उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि एनडीए के लिए अपनी दक्षिण की सहयोगी पार्टियों चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जेडीएस को मनाने की चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े से चूक जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन की बैसाखी पर सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से समझे तो दो दलों पर मोदी सरकार का दारोमदार टिका हुआ है। एक तरफ बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। ऐसे में अगर एनडीए की कुल 292 सीटों से जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें अलग हुई तो मोदी सरकार के पास 264 सीटें रह जाएंगी और एनडीए सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मिली 234 सीटों को जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटों का साथ मिला। साथ ही निर्दलीय और छोटे दलों की 17 सीटें भी इंडिया गठबंधन अपने पाले में लाने में कामयाब हुई तो सत्ता का समीकरण 279 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के हक में जा सकता है। हालांकि ये महज आंकड़ों के कयास है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नीतीश और नायडू मोदी सरकार को अपनी शर्तों के साथ समर्थन देंगे और मोदी सरकार के लिए शायद नीतीश और नायडू की शर्तों को मानना मजबूरी होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक हार्ड बार्गेनर दोनों साबित होंगे। नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में। चंद्रबाबू नायडू शायद वो चाहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का दायित्व हमें दिया जाए, हमारी पार्टी को दिया जाए। क्या बीजेपी अपना जो 240 सीटें बीजेपी के पास अपना खुद है वो अपना स्पीकर न रख करके चंद्रबाबू नायडू का स्पीकर रखेगी तो मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी? तो पाला बदलने के लिए तो परिस्थितियां पैदा होती हैं। अभी नहीं लगता है कि कोई ऐसी स्थिति बनी है जिसमें वो परिस्थितियां दिख रही है। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश और नायडू अड़ंगा लगा सकते हैं, अपनी सीटों के दम पर एनडीए सरकार को झुका सकते हैं। ऐसे मुद्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है जिस पर नीतीश अपना वीटो लगा सकते हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम है, ऐसे में वो बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी नीतीश और नायडू राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी है। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैकस्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बना सकते हैं नीतीश। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार वो मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही हैं और उसका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग में नीतीश कुमार कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इसको लेकर बिहार में अभियान चलाने तक की बात कही थी। अब चूंकि इस सरकार में नीतीश के समर्थन के बिना बीजेपी को सरकार चलाना मुश्किल होगा, तो जाहिर है कि वो मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असर भी देखने को मिल सकता है और इसके पीछे की वजह है कि मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थ यात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में भी लंबे वक्त से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही चिराग पासवान और बाकी सहयोगी भी मोदी कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री के लिए दबाव बनाएंगे। 2019 में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद भी शुरुआत में नीतीश कुमार की पार्टी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उस वक्त मोदी कैबिनेट में जेडीयू से एक मंत्री को जगह मिल रही थी, जिसके बाद नीतीश ने कहा था कि हम सिर्फ सिंबॉलिक रूप से सत्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में नीतीश की पार्टी से आरसीपी सिंह मंत्री बने थे। केवल नीतीश कुमार और नायडू ही किसी का खेल बना देंगे, किसी का खेल बिगाड़ देंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। एक फिगर इनके पास है, जो फिगर एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहा है। एक फिगर है इनके पास जो निकल जाएंगे तो इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। ये दोनों बातों में सच्चाई है, लेकिन उससे भी सरकार बनते हुए नहीं दिखती है इंडिया गठबंधन की। हाँ, एनडीए गठबंधन जरूर 28 सांसदों के साथ जब ये निकल जाएंगे तो फिर वो मेजॉरिटी से दूर हो जाएगी। तो ये जो 17 सांसद और जो बीच में आए हैं चुन करके, ये क्या निर्णय लेते हैं, ये किनके साथ खड़े होते हैं, इनको भी हम लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। 2014 और 2019 में जनता ने बीजेपी के हाथ खोल दिए थे और मोदी सरकार ने अपनी पहली और दूसरी पारी में बहुमत की ताकत का इस्तेमाल भी करके दिखाया था। बात चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की हो, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की, अयोध्या में राम मंदिर विवाद का निपटारा करके भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो, या संसद में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की, हर मुद्दे पर बीजेपी और पीएम मोदी ने अपना हौसला दिखाया। लेकिन तीसरी पारी में बीजेपी के हाथ बंधे हैं और ऐसे में किस तरह की राजनीतिक तस्वीर देखने को मिलेगी, इसका इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।